हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा पढ़ने वाले हैं गुजरात बोर्ड का हिंदी, जो कि क्लास 9th का है। इसके चैप्टर नंबर 8 गुलमर्ग की खिड़की से एक रात, जिसे लिखा है मोहन राकेश जी ने। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। गुलमर्ग की खिड़की से एक रात, जिसे लिखा है मोहन राकेश जी ने, जिनका जन्म सन 1925 ईस्वी में और इनका निधन सन 1972 ईस्वी में हुआ था। मोहन राकेश का जन्म जालंधर यानी पंजाब में हुआ था। इनके पिता व्यवसाय से वकील थे, यानी वे वकील थे परंतु उनकी साहित्य में बहुत रुचि थी मोहन राकेश जी की। अतः राकेश को बचपन से ही घर में पर्याप्त साहित्यिक वातावरण प्राप्त हुआ, क्योंकि उसके पिता भी साहित्य में रुचि रखने वाले व्यक्ति थे। इन्होंने हिंदी तथा संस्कृत में एमए तक शिक्षा प्राप्त की और उसके तत्पश्चात डीएवी कॉलेज जालंधर में हिंदी विभाग के अध्यक्ष के रूप में अध्यापन का कार्य किया, पढ़ाने का काम किया। कुछ समय तक इन्होंने सारिका कहानी पत्रिका का सफल संपादन किया और बाद में वे स्वतंत्र रूप से लेखन का कार्य करने लगे। कहानी लेखन के साथ साथ इन्होंने उपन्यास और नाटक भी लिखे थे। इनकी प्रमुख रचनाओं में इंसान के खंडहर, नए बादल, एक और आदमी आदि कहानी संग्रह तथा अंधेरे बंद कमरे, न आने वाला कल प्रसिद्ध उपन्यास है। तो कहानी और उपन्यास दोनों के नाम दिए हैं। आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे तथा लहरों के राजहंस इनके प्रसिद्ध नाटक है। मोहन राकेश मूलतः एक सफल कहानीकार है और एक नाटककार हैं। तो ये एक सफल कहानीकार और नाटककार हैं। गुलमर्ग की खिड़की से एक रात परिवेश से लिया गया है। ये कहाँ से लिया गया है? परिवेश। इस यात्रा वृतांत में लेखक ने गुलमर्ग के प्राकृतिक सौंदर्य का स्वानुभूत विवरण प्रस्तुत किया है। गुलमर्ग का सारा वातावरण इनको अपने में समाया सा लगता है। गुलमर्ग की एक रात का अकल्पनीय सौंदर्य इनसे भुलाया नहीं जा सकता। तो यहाँ पे गुलमर्ग की खिड़की से एक रात, ये एक यात्रा वृतांत है जो कि परिवेश से लिया गया है। इसमें लेखक ने अपने अनुभव को, प्राकृतिक सौंदर्य के प्रति जो उनका अनुभव रहा इस यात्रा के दौरान, इसका वर्णन इन्होंने यहाँ पे किया है कि किस तरीके से सारा वातावरण इनको जैसे अपने में समा रहा हो। तो ये जो अकल्पनीय सौंदर्य जो था, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, इसको भुलाया नहीं जा सकता, ये इतना सुंदर था। कुछ जगहें होती हैं जिन्हें आंखें एक बार देखती हैं तो चौंक उठती है, फिर धीरे धीरे परिचित होकर उदासीन हो जाती है। गुलमर्ग ऐसी जगह नहीं है। जब मैं पहली बार गुलमर्ग गया तो मुझे वहाँ कुछ भी असाधारण नहीं लगा। एक खुला सपाट मैदान था, फिर घने झुरमुट और बस। तब मैं घंटे भर में सारा गुलमर्ग देख आया था। तो यहाँ जब लेखक गुलमर्ग गए तो वहाँ किस तरीके से उन्हें कुछ भी असाधारण नहीं लगा। एक खुला सपाट मैदान था, घने झुरमुट थे, बस थे और बस इतने ही थे। और घंटे भर में उनको ऐसा लगा जैसे सारा गुलमर्ग उन्होंने घूम लिया हो। मगर बाद में महीनों वहाँ रहने पर एहसास हुआ कि पहली बार तो क्या, बाद में भी कभी उस स्थान को पूरा नहीं देख पाया। उसे पूरा कभी देखा ही नहीं जा सकता। शायद यही कारण है कि गुलमर्ग में रहकर वहाँ के साथ व्यक्ति की आत्मीयता धीरे धीरे इतनी गहरी हो जाती है कि वह अपने को भी उस सपाट मैदान के एक हिस्से के रूप में देखने लगता है। कांपती तितलियों, उठते बादलों और बर्फ से चमकती पहाड़ियों की तरह दूसरी ओर पूरा विस्तार जिसमें वह स्वयं भी रहता है, उसे अपने में समाया सा लगता है। सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों संध्याएं, घना कोहरा, पीली धूप और सब कुछ। इसलिए जब व्यक्ति गुलमर्ग से चलता है तो एहसास होता है अपने से ही बिछुड़ने का, अपने उस रूप से जो इतना परिचित होते हुए भी सदा अपरिचित बना रह जाता है।
गुलमर्ग में सपने फूल बनकर उगते हैं। हरियाली के आर पार लाल लाल छतों के ऊपर आकाश में आंखें मुग्ध होकर देखती रहती हैं और फूलों में नए नए रंग भर जाते हैं। वातावरण में नई नई कोपलें फूट आती हैं। हर क्षण एक नए अनुभव, एक नए रोमांच की सृष्टि होती है। बादलों के पोर्टिको के नीचे लोग बाहें फैलाए घास पर बैठे हैं। दूर दूर तक सैलानियों की पंक्तियाँ घोड़े दौड़ाती नजर आती हैं। रंगों के कुछ बिंदु हरियाली के पट पर जहाँ तहाँ छिटके हैं। सहसा प्रकाश से नई नई पारदर्शक बूंदें पड़ने लगती है। तो यहाँ पे लेखक को जब वो गुलमर्ग गए तो उनको ऐसा लगा कि उन्होंने पूरा गुलमर्ग एक आध घंटे में ही देख लिया, लेकिन बाद में उन्हें ये एहसास हुआ कि जब वो महीने भर वहाँ रहे कि कितना भी समय वो वहाँ बिताए हों, लेकिन उन्होंने पूरे हर एक वातावरण को उन्होंने वहाँ नहीं देखा। तो इसी के बारे में, इसकी सुंदरता के बारे में यहाँ पे लेखक बताते हुए कहते हैं कि पहले तो उनको कुछ असाधारण सा नहीं लगा और जैसे जैसे उनको वहाँ की जानकारी हुई, मगर महीनों के बाद उनको यह एहसास हुआ कि बाद में भी कभी उस स्थान को वो पूरी तरीके से नहीं देख पाए। पहली बार गुलमर्ग जाने पर लेखक को वहाँ कुछ भी ऐसा आकर्षक नहीं लगा, अगर सही तौर पे कहा जाए तो। बस वहाँ था क्या, एक खुला सपाट मैदान और देवदार वृक्षों के घने झुरमुट। लेखक को ऐसा लगा कि यहाँ इतना ही है देखने लायक। लेकिन कुछ महीने वहाँ रहने के बाद गुलमर्ग से लेखक की आत्मीयता जुड़ गई। वो खुद को वहाँ से जोड़ लिए। उसे लगने लगा जैसे वहाँ के सपाट मैदान का वो एक हिस्सा बन गए हैं। वहाँ के जो प्राकृतिक दृश्य हैं उसे अपने में समाये हुए प्रतीत होते थे लेखक को ऐसा लगता था जैसे मानो गुलमर्ग में रहने के बाद जब व्यक्ति वहाँ से विदा होता है, जब वहाँ से जाता है, तो उसे अपने आप से बिछुड़ने जैसा अनुभव होता है, जैसे वो अपने ही चीज़ों से बिछुड़ रहा है। गुलमर्ग में हरियाली की भरमार है। कैसे यहाँ हरी भरी घासें हैं, फूलों में नए नए रंग भर आते हैं, वातावरण में नई नई कोपलें फूट आती हैं। हर क्षण ऐसे अनुभव होते हैं, नए रोमांच की सृष्टि होती है। बादलों के पोर्टिको के नीचे लोग बाहें फैलाएं किस तरीके से घास पर बैठे हैं ये बताई जाती हैं। यहाँ लिखा है कोपले। कोपले का मतलब होता है नई पत्ती। पोर्टिको का मतलब होता है बरामदा। तो वहाँ कैसे लोग बैठे हुए हैं, दूर दूर तक सैलानियों की पंक्तियाँ घोड़े दौड़ती नज़र आती है। लोग, सैलानियाँ जो घूमने आते हैं उनको कहते हैं सैलानी। तो वो किस प्रकार से घूमने आते हैं। रंगों के कुछ बिंदु हरियाली के पट पर जहाँ तहाँ छिड़के हैं। सहसा ऐसा लगता है कि नन्ही नन्ही सी पारदर्शक बूंदें पड़ने लगी है। रंगीन बिंदुओं का पूरा विस्तार एक बार सिहर जाता है और अपने को समेटने लगता है। हरियाली का सपना कुहासे से भर जाता है। मैदान सुरमई आभा ओढ़ लेता है। अब चारों तरफ धुंध ही धुंध है और बेबस होकर फैली पगडंडियों की पतली पतली नरम बाहें। जब तक बादल बरसेगा बाहें फैली रहेंगी, ऐसा ही कोमल, विस्मृत और निढाल। तो यहाँ पे गुलमर्ग में हरियाली की भरमार है। नीचे हरी घास है, लाल लाल छतों के ऊपर हरियाली है। ऊंचे ऊंचे वृक्षों के कारण आकाश भी किस तरीके से हरा लग रहा है। हरियाली के बीच में नए नए रंग के फूल खिलते हुए नज़र आ रहे हैं, देखने को जो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। हर क्षण मानो ऐसा अनुभव होता है जैसे नए रोमांच की सृष्टि हो रही हो, नए नए चीज़ें वहाँ देखने को मिल रही हों। लोग हरी हरी घासों पर कैसे बैठते हैं, आनंद लेते हैं। सैलानी जो है वो घुड़सवारी का मज़ा लेते हैं और शाम होते होते ऐसा लगता है कि गुलमर्ग में बर्फ़बारी शुरू हो जाती है। घास पर बैठे बैठे लोग तरह तरह के वस्त्र पहनते लोग उठकर जाने लगते हैं। हरियाली कुहासे में ढकने लगती है। मैदान पर अंधेरा छाने लगता है। धुंध में पगडंडियाँ पतली पतली बाहों
जैसी दिखाई देती हैं। तो वहाँ का जो दृश्य है वो बताया गया है। सूरज चमकेगा तो फूल में से नया सपना जन्मेगा। आकाश में बादलों के नन्हे नन्हे द्वीप इधर उधर भटकते फिरेंगे। भेड़ों और बकरियों की रेवड़ पगडंडियों पर टिक जाएंगे। दिन तब रात की प्रतीक्षा करता सा प्रतीत होता है। रात आएगी तो सब कुछ खामोश हो जाएगा। मैदान की वह खामोशी भी जो दिन के समय इतनी वाचाल हो चुकी है। तो पगडंडी मतलब लोगों के लगातार चलने से अपने आप रास्ता बच जाना, वो होता है पगडंडी। और वाचाल का मतलब होता है बातूनी होना। तो यहाँ पे कहा गया है रेवड़, बकरियों के रेवड़ यानी झुंड। रेवड़ का मतलब होता है झुंड। तो कैसे सुबह सूरज निकलने पर पूरा दृश्य ही बदल जाता है। आकाश में बादल ऐसे लगते हैं कि सैर कर रहे हैं। भीड़ों और बकरियों के रेवड़ों से यानी झुंडों से पगडंडियां भर जाती हैं। रात की खामोशी चहल पहल में बदल जाती है। ये इस तरीके से यहाँ का दृश्य बदलता है। गुलमर्ग की वह रात मुझे कभी नहीं भूलेगी। मैं होटल की खिड़की में खड़ा था। दूर, बहुत दूर सामने से एक बरसती घटा मेरी तरफ बढ़ती आ रही थी। मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि कब वह मुझ तक पहुँचे और मुझे अपने में लपेट ले। बरसती घटा में गिर जाने से बड़ा सुख मैंने बहुत कम जाना है। घटा ऊपर से गिराए और व्यक्ति को छोटा करके उस पर छा जाए, यह इससे अलग स्थिति है। इस बार आती हुई घटा का हर संकेत मेरे सामने था और मैं उसके बराबर होकर अपनी खिड़की में खड़ा उसे बुला रहा था कि आ आ आ। तो यहाँ पे लेखक ने अपना अनुभव बताया कि एक रात लेखक अपने होटल की खिड़की में खड़े थे और दूर सामने से एक बरसती घटा उनकी ओर बढ़ती आ रही थी। तो लेखक इसमें चाहते थे कि वो जो घटा है वे लेखक तक पहुंचकर उन्हें अपने में समा ले, लपेट ले। हवा तूफानी थी, बादलों की गरजाहट थी और ऐसा लग रहा था कि ये जो घटाएं हैं ये उनको खिड़की में खड़े लेखक को बुला रही है कि आ मैं तुझसे कमज़ोर नहीं हूँ। हवा तेज़ थी मगर घटा तेज़ी से नहीं बढ़ रही थी। हालांकि तूफान बहुत उठा हुआ था। बार बार जोर की गरज होती थी जिससे धरती और आकाश के शिराएं कांप जाती थी। बार बार सामने की तरफ बिजली कौंधती थी आकाश में और प्रकाश का वह भयानक विस्फोट हर चीज़ को नंगा कर जाता था। मैं खुश था कि थोड़ी देर में ये बूंदें मेरे ऊपर बरसेंगी, बिजलियों का यह कहर मेरे ऊपर टूटेगा। मैं बाहें फैलाकर सामने से उसे अपने ऊपर लेने के लिए तैयार था। तो हवा कैसी थी? तूफ़ानी थी। बादलों की जो गड़गड़ाहट थी और बिजली चमक रही थी। लेखक बरसती घटा का आनंद लेना चाहते थे और ये घटा में लेखक चाहते थे कि जब बादल की बूंदें बरसेंगी, बिजली का कहर टूटेगा तो वो बाहें फैलाकर उनका आनंद लेंगे बारिश का। मगर अचानक से हवा रुक गई। बढ़ता हुआ तूफान जहाँ का तहाँ ठिठक गया, मतलब रुक गया। दूर ही पर कटे पक्षी की तरह दम तोड़ने लगा। जैसे पक्षी कट जाता है तो वो धीरे धीरे अपना दम तोड़ने लगता है, वैसे ही यहाँ पे भी हुआ। बिजली की सांस रुकने लगी और मेरी भी क्यों। हवा के रुक जाने से मुझे भी बहुत ऊंचे आसमान से नीचे आना पड़ा था। तूफान का जोम उतर गया और उसके साथ ही मेरा भी। मैं उसके बराबर का कभी नहीं हो सका। वे ऐसे क्षण थे जो जीवन में एक बार ही आते हैं। गुलमर्ग में रहते हुए ऐसे क्षण हर किसी के जीवन में किसी न किसी रूप में अवश्य आते होंगे। तभी तो मुद्दत तक वहाँ रह चुकने पर भी कोई आकर्षण व्यक्ति को फिर खींचकर वहाँ ले जाता है। वरना वहाँ है क्या क्या, एक खुला सपाट मैदान जहाँ ज़्यादा गोल्फ खेली जा सकती है। व्यक्ति क्यों बार बार वहाँ जाना चाहता है? क्या गोल्फ खेलने के लिए ही? तो यहाँ लेखक बहुत ही खुश थे, आनंद ले रहे थे वातावरण का, लेकिन अचानक से तूफान रुक जाता है, बादलों की गड़गड़ाहट रुक जाती है जिससे उनकी इच्छा पूरी नहीं होती है बरसात की और उनका आनंद लेने की। तो लेखक कहते हैं कि गुलमर्ग का कोई ना कोई आकर्षण लोगों को यहाँ खींच ही लाता है, नहीं तो
यहाँ सिर्फ क्या लोग केवल गोल्फ खेलने के लिए ही यहाँ नहीं आते हैं। यहाँ का जो आकर्षण है, यहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य है, ये लोगों को अपनी तरफ खींच कर लाता है। नहीं तो सिर्फ एक खुला सपाट मैदान जहाँ गोल्फ खेली जा सकती है, तो क्या व्यक्ति यहाँ सिर्फ गोल्फ खेलने के लिए आते हैं? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ की जो सौंदर्य है, यहाँ की जो प्राकृतिक सौंदर्य है, इसके लिए और इससे जो जुड़ाव होता है, लोग जुड़ जाते हैं, इसके कारण लोग यहाँ पे आते हैं और इसको भूल नहीं पाते हैं। तो उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।